मुख्य अंगरक्षक होने के कारण मैं राणा विजेंद्र सिंह के साथ हर उस जगह पर मौजूद था जहां पर कोई नहीं जा सकता था। शायद इसी कारण मेरी जानकारी दूसरों से कुछ अधिक हो सकती है, परंतु उस अधिक जानकारी की उपयोगिता सिर्फ वक्त ही तय कर सकता है। राणा विजेंद्र सिंह दुर्गम पहाड़ी जंगलों में बसे कबीलों के संपर्क में प्रथम बार आए थे। हालांकि एक राजा के तौर पर राणा विजेंद्र ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कबीलों से संपर्क कायम किया था, परंतु व्यक्तिगत तौर पर यह उनकी पहली यात्रा थी। शायद इसी कारण हर कबीले से मिली जानकारी उन्हें और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। यह शायद राणा विजेंद्र सिंह की नीयत थी उन्हें अपने ओर खींच रही थी। कई दिन की कठिन यात्रा के बाद राणा विजेंद्र सिंह सिम्हाद्री कबीले को बहुत पीछे छोड़ आए थे। सिम्हाद्री कबीले के सरदार ने राणा साहब को आगे की यात्रा न करने के लिए स्पष्ट चेतावनी दी थी, परंतु राजपूती खून अपनी सीमाओं के आखिरी छोर तक जाना चाहता था और गुजरने वाले हर दिन के साथ सीमा क्षेत्र नज़दीक आता जा रहा था। और फिर एक दिन राणा विजेंद्र सिंह उस पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए जिसे उनके राज्य की आखिरी सीमा कहा जाता था। चारों तरफ छोटे बड़े पहाड़ और जंगल, जैसे प्रकृति ने अपनी तमाम खूबसूरती इन पहाड़ों में उड़ेल दी हो। पहाड़ी की छोटी सी देखन में पर जहाँ एक तरफ हरियाली ही हरियाली दिख रही थी, वहीं दूसरी तरफ जैसे रेत का समुद्र हो और समुद्र में रेत की हलचल, जैसे रेत जिंदा हो और अपनी इच्छा से यहाँ से वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र या शायद आंखों का भ्रम हो। वह पहाड़ी जिस पर राणा विजेंद्र मौजूद थे, जैसे सीमा रेखा थी हरियाली और रेत के समुद्र के बीच, और यही राणा विजेंद्र सिंह के राज्य की सीमा भी कहलाती थी। धीरे धीरे राणा विजेंद्र सिंह ने रेत में नजरें हटाकर पहाड़ी की तलहटी की तरफ देखा तो एक और अद्भुत आश्चर्य के रूप में सैनिक चौकी दिखाई दिया, जो कि पहाड़ी की ढलान पर बनी थी। सैनिक चौकी पर लहराता राज्य का निशान बता रहा था कि वहाँ राणा विजेंद्र सिंह के सैनिक होने चाहिए, परंतु इस सैनिक चौकी की जानकारी न तो राणा विजेंद्र सिंह को थी और न ही किसी अन्य अधिकारी को थी। सैनिक चौकी के सैनिक राणा विजेंद्र सिंह को नहीं पहचानते थे, वह सिर्फ उनके राज्य चिन्ह को पहचानते थे। राणा विजेंद्र सिंह उस चौक के विषय में जानना चाहते थे और चौकी के विषय में जानकारी सरदार से हासिल की जा सकती थी, इसलिए सभी चौकी की तरफ चल दिए। उस सीमा की चौकी की स्थापना तकरीबन 300 वर्ष पूर्व राणा विजेंद्र सिंह के पूर्वजों द्वारा सिम्हाद्री कबीले के सहयोग से की गई थी और चौकी पर रहने वाले सैनिक राजकीय सैनिक ही थे, परंतु चौकी को आदेश राजधानी से नहीं बल्कि सिम्हाद्री कबीले से मिला रहते थे। इसलिए धीरे धीरे उनका राजधानी से संबंध समाप्त हो गया और सिम्हाद्री कबीले से संबंध लगभग नहीं के बराबर था। इसलिए यह चौकी सभी मायनों में स्वतंत्र चौकी थी। चौकी के मूल सैनिक बहुत पहले समाप्त हो चुके थे। वर्तमान में चौकी सैनिकों की 5वीं पीढ़ी संभाल रही थी और वह इस बात से लगभग अनजान थे कि उनकी नियुक्ति किस दुश्मन से सुरक्षा के लिए की गई है। उनकी जानकारी सिर्फ इतनी ही थी कि चौकी राणा विजेंद्र सिंह के पूर्वज प्रताप सिंह के स्मारक की रक्षा के लिए है, जिनकी मृत्यु इस पहाड़ी पर हुई थी। पहाड़ी के नीचे ही सैनिकों ने अपनी बस्ती बना ली थी, जहां रहने के सभी साधन उपलब्ध थे। इसी बस्ती से कुछ दूर प्रताप सिंह की स्मारक बनी हुई थी। राणा विजेंद्र सिंह प्रताप सिंह के नाम से परिचित थे। प्रताप सिंह राणा विजेंद्र सिंह से 6 पीढ़ी पहले हुए थे। इस संबंध में कुछ जानकारी राजभवन में मौजूद थी। प्रताप सिंह को वंश का सबसे बहादुर योद्धा के रूप में जाना जाता था, परंतु प्रताप सिंह द्वारा किए गए कार्यों के विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं थी। उनकी मृत्यु संबंधी जानकारी भी कहीं खो गई थी। अपनी सीमाओं पर एक बहादुर योद्धा की समाधि और एक भुला दी गई सैनिक चौकी की खोज राणा विजेंद्र सिंह के लिए इतिहास को नए सिरे से लिखने के समान था, परंतु वह जानना चाहते थे कि
यहाँ चौकी किस दुश्मन के खिलाफ स्थापित की गई। राणा विजेंद्र सिंह ने कई सैनिकों से बात की, परंतु सबके पास छोटी छोटी कहानियाँ थीं। किसी के पास विस्तृत विवरण मौजूद नहीं था। प्रताप सिंह की खोई हुई कहानी एक सूत्र में पिरोने के लिए किसी इतिहासकार की जरूरत थी। इसलिए राणा विजेंद्र सिंह ने सैनिक चौकी को समाप्त करने एवं सभी सैनिकों को राजधानी लौटने का आदेश दिया। इसके साथ ही स्मारक को भी राजधानी ले जाने का निर्णय किया गया। सैनिकों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप स्मारक को सुरक्षित रूप से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया और उन टुकड़ों को एक पालकी नुमा गाड़ी की सहायता से राजधानी तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई। स्मारक को तोड़ने पर 2 व्यक्तियों के शारीरिक अवशेष भी प्राप्त हुए, जो कि अपने आप में रहस्यमयी थे। दोनों शरीरों के अवशेष भी राजधानी ले जाने की व्यवस्था की गई। स्मारक के कुछ दूर दूसरी तरफ 3 झोपड़ियाँ थीं, जिनमें से सिर्फ एक ही सही सलामत थी। इन 3 झोपड़ियों में एक परिवार रहता था। यह परिवार पिछले कई पीढ़ियों से स्मारक की देखभाल का काम कर रहा था। कुछ वर्ष पहले परिवार के बुजुर्गों की मृत्यु हो जाने के बाद अब एक कन्या ही रह रही थी। जिस परिवार के वंशज प्रताप सिंह के स्मारक की देखरेख करते रहे हो, उनको यहाँ वीराने में छोड़ देना संभव नहीं था। इसलिए राजा विजेंद्र सिंह उस कन्या को भी राजधानी ले जाने एवं संरक्षण देने का निश्चय कर चुके थे। कई दिन बाद राजा वीरेंद्र सिंह अपने अंगरक्षकों एवं चौकी के सैनिकों के अलावा उस कन्या एवं स्मारक के टुकड़ों के साथ अपनी राजधानी की तरफ रवाना हुए। राणा विजेंद्र सिंह का काफिला सिम्हाद्री कबीले के पास से गुजर रहा था। जब कबीले का सरदार सामने आए, सरदार को देखकर काफिला रुक गया। जिस वक्त राणा विजेंद्र सिंह सिम्हाद्री सरदार को सैनिक चौकी और स्मारक के विषय में बता रहे थे, उस वक्त सिम्हाद्री सरदार विजेंद्र सिंह के साथ आई उस खूबसूरत कन्या को देख रहे थे। राणा विजेंद्र सिंह व चौकी सिम्हाद्री के निर्देशन में थी। हाँ, मुझे इस विषय में बताया गया था। तो क्या यह आवश्यक नहीं था कि हमसे परामर्श के बाद निर्णय लेते? ऐसा किया जा सकता था, परंतु वहाँ मुझे कोई दुश्मन दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैंने चौकी हटाने का आदेश दिया। हर दुश्मन दिखाई नहीं देता। पहाड़ी के पार रेत का जंगल है, परंतु रेत के अतिरिक्त वहाँ और कुछ नहीं है। मीलों दूर तक फैली रेत किसी दुश्मन का रास्ता रोकने में समर्थ है। हो सकता है। अब आप क्या चाहते हैं? तुम्हारे साथ जो कन्या है उसे हमारे हवाले कर दो। यह कन्या उस परिवार के आखिरी जीवित वंशज है जो स्मारक की देखभाल करता था। मैंने इसे संरक्षण दिया है। मैं इसे किसी को नहीं दे सकता जब तक कि कन्या खुद सहमत न हो। क्या यह तुम्हारा आखिरी फैसला है? आखिरी फैसला इस कन्या को करना है। ठीक है, तुम जा सकती हो, और जब तुम्हें हमारी आवश्यकता हो तो हमें नीली पहाड़ी के जंगलों में तलाश करना। क्या आप इस जगह का त्याग कर रहे हैं? इस जगह का वक्त बुरा हो चुका है। अब यहाँ मौत के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह सकता। क्या आप अपनी बात को खुलासा करेंगे? वह सैनिक चौकी और स्मारक बिना कारण नहीं थे। अब दोनों हटा दिए गए हैं, तो अब उस रेत और रेत में छिपे दुश्मन को रोकने के साधन नहीं है। अब वह रेत और रेत में छिपा दुश्मन इन जंगलों में राज करेगा। इसलिए हर जीवित प्राणी अथवा जानवर को यहाँ से जाना होगा। क्या रेत और रेत में छिपा दुश्मन और राजपूतों की तलवारें इस दुश्मन से नहीं लड़ सकती? यह सैनिक रेत और रेत में छिपे दुश्मनों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते। चौकी और स्मारक की मौजूदगी ही दुश्मन को रोकने के लिए पर्याप्त थी। यदि ऐसा है तो शीघ्र ही वहाँ एक व्यवस्थित चौकी स्थापित कर दी जाए। उससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा राणा विजेंद्र सिंह। तो क्या उपाय है? ये कन्या, इसे मैंने संरक्षण दिया है, तब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है। वह क्या? अपनी नियति को पहचानिए। और उसके बाद शायद किसी के पास कहने के लिए कुछ शेष नहीं थे, इसलिए सब अपने शिविरों में चले गए। अगले दिन राणा विजेंद्र सिंह अपने काफिले के साथ राजधानी की ओर और सिम्हाद्री कबीले के नागरिक की नीली पहाड़ की ओर रवाना हो गए। कई दिन की यात्रा के बाद राणा विजेंद्र सिंह राजधानी लौट आए, जहां उन्होंने सेनापति से विचार विमर्श के बाद
सेना की कुछ टुकड़े या सीमा की तरफ दुश्मन से लड़ने के लिए जंगलों में भेजे। सिमंदरी कबीले से प्राप्त जानकारी के मुताबिक रेत में छिपे दुश्मन से लड़ने के लिए तलवारें उपयोग नहीं थी, इसलिए सेना की यह टुकड़ी कई तरह के रसायनों का घोल एवं कई तरह के हथियारों से संपन्न थी। सेना की यह टुकड़ी वापस नहीं लौटी, बल्कि चांद सैनिक ही लौटे। जो सैनिक वापस लौटे उनसे राणा विजेंद्र सिंह को महत्वपूर्ण जानकारी हासिल हुई। उनकी सूचना के मुताबिक जंगल में रेत के अलावा को अनजान एवं रहस्यमय शक्ति भी मौजूद थी, इसलिए रेत से जितना संभव था राणा विजेंद्र सिंह जिस कन्या को साथ लाए थे उसे राजमहल में ही रखा और उसे राजकुमारी के रूप में संरक्षण दिया। उस खूबसूरत कन्या का नाम